जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएम स्टडी गुरु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस की। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है। जो भी स्टूडेंट्स रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो चाहे एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, कांस्टेबल हो, कोई भी हो, सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। इस सेशन की खास बात यह है कि इसमें पूरे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए एवं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं। फ्रेंड्स, सेशन में दिए गए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जिनकी दी गई एप्लीकेशंस भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखें जिससे कि आप एग्ज़ाम में फुल परफॉर्मेंस दे सकें। फ्रेंड्स, लास्ट में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर किसी भी प्रकार का सजेशंस या प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है आपसे शेयर करना चाहूँगा। आई एम मनसाराम वर्मा। मैं अनअकैडमी पर भी एजुकेटर हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं unacademy.com/user/mansaram@1 पर, और प्रोफाइल पर विजिट कर सकते हैं। हमारे द्वारा दिए गए इन सभी कोर्सेस जो कि आपके सामने हैं, इनको देख सकते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, एसएम स्टडी गुरु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पूरी टीम द्वारा आपको टाइम टू टाइम वीडियो मटेरियल प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबा लें। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नदी के जल की तुलना में समुद्र के जल में तैरना आसान क्यों होता है? ऑप्शन है आपके सामने। क्योंकि समुद्र जल की लवणता नदी के जल से अधिक होती है। क्योंकि समुद्र जल का घनत्व नदी के घनत्व से कम होता है। सी ऑप्शन है क्योंकि समुद्र जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। या फिर डी, ए और सी दोनों। फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से कोशिश करिए सही आंसर देने का, क्योंकि अगर आप सही आंसर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बहुत हद तक बढ़ेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आइए देखते हैं इसका आंसर। आंसर है डी। डी में मतलब कि ए और सी दोनों सही हैं। एप्लीकेशंस हैं। द सी वाटर कंटेन्स मोर साल्ट देन रिवर वाटर, which increase the density of seawater and also increase its upthrust, so the body sinks less in it and we swim easily। यानी कि जल की लवणता नदी के जल से अधिक होती है और समुद्र जल का घनत्व नदी के जल से कम होता है। सेकंड क्वेश्चन है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। ऑप्शन है पृष्ठ, स्पर्श रेखा, अभिलंब या फिर परावर्तन कोण। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, अभिलंब। आइए देखते हैं, इसके दो नियम हैं रिफ्लेक्शन के, उनको देखते हैं। ये दो लॉ हैं। एक तो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और सेकंड जो है, द इंसिडेंट रेज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे आल लाई इन द सेम प्लेन। इन दो जो रिफ्लेक्शन के लॉ हैं, इन पर बेस्ड ये क्वेश्चंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विलय, रासायनिक अभिक्रिया या फिर विसरण अभिक्रिया। यानी कि इसका सही आंसर जो होगा वो होगा नाभिकीय विलय या फिर नाभिकीय संलयन, जिसको हम बोलते हैं। इसकी एप्लीकेशंस हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये न्यूक्लियर फ्यूज़न जो होता है
यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो उससे उत्पन्न ऊष्मा नष्ट हो जाती है, यह ऊष्मा के कारण होती है। रीजन पूछ रहा है, जलना, घर्षण, दहन या फिर उपस्नेहन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि घर्षण, फ्रिक्शन। इसकी जो एप्लीकेशंस है कुछ इस प्रकार है। हम किसी भी प्रकार की मशीन का यूज करते हैं तो उसमें से हीट निकलती है, और हीट जो निकलती है वो जाके नष्ट हो जाती है। उसका जो रीजन है वो है फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण। घर्षण की वजह से जो ऊष्मा निकलती है वो नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गति के दूसरे नियम के अनुसार बल निम्न में से सीधे आनुपातिक है, घनत्व, आयतन, त्वरण या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, एसिलरेशन। तो यहाँ पे जो सी आंसर है इसका, एसिलरेशन, जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन की जो सेकंड लॉ है वो क्या है, एफ बराबर एम में द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास एंड एसिलरेशन। तो उस पे जो न्यूटन की सेकंड लॉ है उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। कमरों को गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक में तारों की जो कुंडली होती है उसे क्या कहते हैं, परिपथ, गर्म करने का अवयव, तंतु या फिर सेल। जो हीटर होता है उसमें जो कुंडली लगी होती है तार की चक्करदार, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। इसका जो इंग्लिश होता है वो होता है एलिमेंट, गर्म करने का अवयव। इसकी एप्लीकेशंस है, इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, जेम्स कुक, फ्रेडरिक मिस्र, जॉर्ज क्रम या फिर क्रिस्टोफर कोलंबस। इसका ऑप्शन ए सही है। जेम्स कुक ने जो है इसको डिस्कवर किया अंटार्कटिका को। कब किया? 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? सीपीओ में क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शंस हैं, कुल प्रोटॉन की संख्या द्वारा, कुल न्यूट्रॉन की संख्या द्वारा, कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जोड़कर या फिर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं तो जो है मिल जाता है परमाणु संख्या। देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे जो कह रहा प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब ऐड करते हैं यानी प्लस कर देते हैं तो हमको मिल जाता है जो है द्रव्यमान संख्या। यहाँ पे इट टोटल मास एज द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेजिबल, एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट एएमयू। एएमयू से जो है इसकी यूनिट जो है एएमयू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवेग संरक्षण क्या है? यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? तो इसका जो सही ऑप्शन आप देख लीजिए, पृथक प्रणाली में ऊर्जा की कुल मात्रा स्थिर रहती है, प्रणाली पर कार्य करने वाला कोई बाहरी बल नहीं होने पर प्रणाली की गति स्थिर होती है, एक पृथक प्रणाली में बड़ी संख्या न तो बनाई जाती है और ना ही रासायनिक प्रतिक्रियाओं का या फिर भौतिक परिवर्तनों द्वारा नष्ट की जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा आप बताइए। इसका आंसर 2 है, यानी कि बी आंसर इसका बिल्कुल राइट है। प्रणाली पर कार्य करने वाला कोई बाहरी बल नहीं होने पर प्रणाली की गति स्थिर हो जाएगी, यानी स्टैटिक हो जाएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो थियोरी है उसको हम देख सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा हो, मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट इफ देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स,
कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है। एक्टिंग ऑन द सिस्टम इट इज एम्बॉयड इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, द लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व का जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, उसी पे जो है बेस्ड है। द यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की जो यूनिट होती है, यानी संवेग की जो यूनिट होती है, मास एंड वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ, जो उसका प्रोडक्ट होता है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, उसको हम उस मोमेंटम की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर का जनक कौन है? जैकब पार्किंस, विलियम कुलेन, ओलिवर इवांस, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जैकब पार्किंस होगा। ये इसका जो इन्होंने जो है इसको फादर ऑफ रेफ्रिजरेटर कहा जाता है, किसको? जैकब पार्किंस को। इन्होंने 1835 में यानी 1835 में जो है डिस्कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फैथम, फैथम की इकाई है ऊष्मा, लेंस की पावर, समुद्र की गहराई, या फिर प्रकाशमान प्रवाह। कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल है क्वेश्चन। देखते हैं आंसर। डेप्थ ऑफ सी, यानी कि समुद्र की गहराई जो है फैथम से जो है मापी जाती है। इसको हम देख लेते हैं। अ फैथम इज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन द इंपीरियल एंड द यूएस कस्टमरी सिस्टम इक्वल टू 6 फीट, यानी एक फैथम का मतलब होता है 6 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूटन के दूसरे गति के सिद्धांत से निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण प्राप्त किया जा सकता है? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन पूछ रहा है, तो यह बराबर एम में होता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? सदिश मात्रा नहीं है यानी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो त्वरण, विद्युत धारा, बल, या फिर संवेग। देखिए बी जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है, विद्युत धारा जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और जो है यहाँ पे लिखी हुई है फोर्स, एक मिनट, फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ये सब जो है वेक्टर क्वांटिटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा कारक पानी में ध्वनि की गति को प्रभावित करता है? दबाव और आर्द्रता, अणु घनत्व और श्यानता यानी विस्कोसिटी, उपरोक्त सभी। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर जो है डेंसिटी एंड विस्कोसिटी, यानी घनत्व और श्यानता जो है इसका सही आंसर है। यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में इस्तेमाल होने वाला सिद्धांत क्या है? दबाव तापमान सिद्धांत, उच्च दबाव तापमान, या फिर ए और बी। तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा, प्रेशर टेम्परेचर लॉ। आप देख लीजिए यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे, तो ये होगा इसका सही। यहाँ पे जो दिया गया प्रेशर का जो अमाउंट होता है वो जो है यहाँ पे सीधा लिखा हुआ देख सकते हैं। द प्रेशर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस हेल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केल्विन टेम्परेचर। केल्विन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी के जो है इसको कहते हैं प्रेशर टेम्परेचर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने प्लवनशीलता की खोज की थी? केपनी, जेएन निपस, जी मैकोनी, आर्किमिडीज। तो इसका सही आंसर जो होगा आर्किमिडीज होगा। यहाँ पे आर्किमिडीज राइट आंसर है इसका। आर्किमिडीज ने इसका प्रिंसिपल दिया प्लवनशीलता का, यानी कि आर्किमिडीज ने जो है प्रिंसिपल ऑफ बायोएंसी जो है पहले डिस्कवर्ड की। ये ग्रीक के थे, यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रीक मैथमेटिशियन, फिजिक्स एंड इन्वेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता? रेडियो, परावैंगनी, अवरक्त, या फिर पराश्रव्य।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी, पराश्रव्य यानी कि ट्रांसवर्स वेव, सॉरी अल्ट्रासोनिक वेव, पैरासोनिक जो होती हैं उनको कहते हैं। जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वही पोलराइज करती हैं, और जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो साउंड वेव्स होती हैं, इसीलिए वो नहीं करती हैं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर ध्रुव रेखा। कई बार कई एग्जामों में आ चुका है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि ध्रुव रेखा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। इसके दो कारण हैं। अपकेंद्र बल ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल की प्रभाव को कम कर देता है, और भूमध्य रेखा उभार के कारण ध्रुव केंद्र के पास है, इसीलिए इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल अधिक मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल बढ़ता है यदि, कब बढ़ेगा, कौन सी कंडीशन होगी देखते हैं। दो पृष्ठों के बीच स्नेहक की परत लगाई जाएगी, दोनों पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाए, दोनों पृष्ठों के बीच हवा का अंतराल रखा जाए, या फिर दोनों सतहों की अनियमितता को हटा दिया जाए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि दोनों पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाए, तभी जो है घर्षण बल बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कुछ खास नहीं एप्लीकेशंस। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? तो टरबाइन जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, पानी से ही चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लें, पानी की बहने चलेगी। नेक्स्ट है, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल को कहा जाता है एक समान, आवर्ती या फिर वृत्ताकार, असमान, क्या कहा जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, यानी कि असमान जो है होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। एप्लीकेशन देख सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है, ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं कहलाते हैं अनियमितताएं, स्नेहक, आसंजक या फिर चिपचिपा। ये होते हैं बी, यानी कि लुब्रिकेंट, स्नेहक। इसका सही आंसर बी होगा, ये यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? इको की बात कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इको होती है वो 17 मीटर होती है, यहाँ पे 17 मीटर आंसर सही होगा। देख लेते हैं, इसके जो एग्जाम्पल हैं देख सकते हैं। कुएं के निचले सतह से उत्पन्न ध्वनि, भवन के निचले सतह से उत्पन्न ध्वनि, अथवा एक बंद कमरे में बोलने पर दीवारों द्वारा परावर्तित ध्वनि। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन में पानी का हिमांक और क्वथनांक क्या है? तो काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन राइट आंसर है। 273.15 केल्विन से जो है 373.15 केल्विन तक होता है जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एवं फ्रीजिंग पॉइंट। इसका सेल्सियस में जो है होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसका वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत प्रवाह का पता लगाने और मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, फ्लक्स मीटर, एंडोस्कोप या फिर फैथोमीटर। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हम सबके बारे में देखेंगे। यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका यूज होता है डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट किया जाता है गैल्वेनोमीटर से। फ्लक्स मीटर होता है, उससे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजरमेंट करते हैं। एंडोस्कोप होता है यूज्ड इन एग्जामिनिंग द इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के इंटरनल पार्ट के लिए एंडोस्कोपी होता है।
फाइथोमीटर जो होता है वो होता है ओशियन की जो डेप्थ होती है उसको जो है मापने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैंगनी रंग बनाने के लिए कौन से दो रंगों को मिलाया जाता है? तो कौन से दो रंग हैं? ये यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, यानी लाल और नीला, रेड और ब्लू को जो है मिक्स कर देंगे तो हमको मिल जाएगा बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीसी और एसी में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एम्पलीफायर, रेक्टिफायर, स्टेबलाइजर या फिर पावर इन्वर्टर? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि पावर इन्वर्टर। पावर इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में बदलने का कार्य करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। पावर इन्वर्टर जो होता है वो इनपुट वोल्टेज को जो है और आउटपुट वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, ओवरऑल सबको जो है हैंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक श्यामपट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? वह काला रंग में प्रतिबिंबित करता है या फिर वो काला रंग अवशोषित करता है? वह सारे रंग प्रतिबिंबित करता है, वह सारे रंग अवशोषित करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि वह सारे रंग अवशोषित करता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इसका जो रीजन होगा वो क्या होगा। किसी भी कलर का जो है ये परावर्तन नहीं करता है, और जो ये होता है ये दृश्य प्रकाश के सभी रंगों को ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसीलिए जो है ये काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाद्वीपीय भाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी? कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन फिजिक्स में भी इसका यूज हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वही होगा अल्फ्रेड वेगनर, इसका राइट आंसर है। वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय भाव सिद्धांत दिया, ये जर्मनी से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, रूपांतरण, स्पिन, कक्षीय या फिर कंपन? तो इसका जो सही आंसर होगा यानी कक्षीय, इसका सी जो है ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। ऑर्बिटल ये होगा। इसकी थियरी जो है पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन इन्वॉल्व्स द क्वांटम मैकेनिकल मोशन ऑफ रिजिड particles such as electrons about some other mass or about themselves। ये इसकी एप्लीकेशंस है। फ्रेंड्स, इस लेसन में हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए विद एप्लीकेशंस के साथ। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।